वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 OCMBA उसका चैप्टर 12 बिजनेस एनवायरनमेंट उसका पार्ट 3 उसके बारे में डिस्कशन करने जाने वाले हैं। ओके, तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। आज हम ये स्लाइड देखने वाले हैं, उसमें हम रिवीजन करेंगे क्लास 11 में जो 3 टॉपिक आ चुके थे उसी के बारे में फिर से हम यहाँ पे देखने वाले हैं। वो 3 टॉपिक के नाम मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से थे। पहला था लिबरलाइजेशन, दूसरा था प्राइवेटाइजेशन और तीसरा था ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसी के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट उसमें आ रहा है लिबरलाइजेशन। उसकी डेफिनेशन दी है। लिबरलाइजेशन एक सिंपल टर्म में बात करूँ तो यहाँ पे मूवमेंट है बिजनेस और ट्रेड की, जिसमें वो कंट्रोल सिस्टम जो रहती है उसमें से ओपन और फ्री सिस्टम में वो कन्वर्ट होती है, उसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक उसमें आ रहा है इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। तो पहले क्या था कि बहुत ज़्यादा बैरियर थे, रुकावट थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। जो इंडिया के अंदर बाहर की कंपनियां आके इंडस्ट्री जो है सेटअप करने का बहुत ज़्यादा रुकावट आती थी, अभी उसको हटा दिया गया है। अभी मैक्सिमम लिमिट जो है वो भी बहुत ही कम कर दी है और उसको भी मतलब कि इंक्रीज़ किया जाता है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर जो है अट्रैक्ट हो और यहाँ पे वो अपनी वेरियस इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक इंसेंटिव भी उसको मिले। एक्सेप्शन हो जो है उसको दिया जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों में से उसको टैक्स नहीं भरना पड़ता है और उसी के लिए वो डायरेक्टली यहाँ पे अट्रैक्ट होकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में उसका दूसरा पॉइंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए शेयर मार्केट में एक प्रोसीजर की गई, जिससे परचेस और सेल दोनों ही जो शेयर मार्केट में रहेगी उसको कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट किया गया। उसके बहुत सारे स्टेप्स लिए गए और स्टेप लेने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा चेंज जो देखने को मिला और फिजिकल में से उसको इलेक्ट्रॉनिक बनाया गया, मतलब डीमेटेलाइजेशन हुआ, डीमेट अकाउंट ओपन होते गए और डीमेट अकाउंट जो है वो नया इंट्रोड्यूस हुआ। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा भी स्टेप लिए गए। टैक्स स्ट्रक्चर जो था उसको बहुत ज़्यादा सिंपल और ट्रांसपेरेंट बनाया गया। सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी जो थी उसको सिंप्लीफाई की गई। उसकी प्रोसीजर में जो मतलब कि जीएसटी जो था उसका इंट्रोड्यूस किया गया। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है उसको स्टार्ट भी किया गया। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है उसका फोर्थ पॉइंट, इंडियन रुपीज़ की करेंसी का जो सिंबल था रुपीज़ वो इंट्रोड्यूस किया गया। उसको थोड़े टर्म्स और कंडीशन के फॉर्म में फॉरेन मार्केट में इंडियन करेंसी को थोड़ा रिलीफ भी दिया गया। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे बताता है कि जो इंडिया में लाइसेंस राज था उसको हटा दिया गया। बिफोर द लिबरेशन जो मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री जो थी उसमें क्या था कि जो मोस्ट ऑफली उसको लाइसेंस निकालना पड़ता था। अभी जो लिबरेशन का पार्ट होने की वजह से जो लाइसेंस जो है उसका क्वांटम ऑफ लाइसेंस ऑलमोस्ट नील, मतलब कि यहाँ पे लाइसेंस निकालने की जो प्रथा जो थी पूरी रद्द कर दी गई। नेक्स्ट उसमें पॉइंट आ रहा है कलेक्टिव एफर्ट्स जो है वो उसको बनाया गया, जिससे एक्सपोर्ट जो है इंडिया का बढ़े। वेरियस इंसेंटिव जो है वो इंडियन इंडस्ट्री को दी गई, जिससे उसका एक्सपोर्ट का प्रमोशन जो होने लगा। इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसको रिड्यूस किया गया, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट चीज़ को कर पाए। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है उसका 7th पॉइंट, फॉरेन एक्सचेंज सिचुएशन को इंप्रूव किया गया। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है उसको अप्लाई किया गया, जो अभी प्रचलित है। पुराना जो एक कायदा था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो था उसको कैंसिल किया गया। नेक्स्ट 8 पॉइंट जो आ रहा है उसमें मोनोपोली और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट जो था MRTP एक्ट, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए गए और नंबर ऑफ रिलैक्सेशन भी दिए गए उस एक्ट में। अभी भी अनवांटेड कंट्रोल जो है उसकी प्रैक्टिस, बिजनेस प्रैक्टिस वहाँ पे देखने को मिलती है, उसमें भी रेस्ट्रिक्शन ला दिए गए हैं। 9th पॉइंट उसमें आ रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फ्रीडम दे दी गई, जिससे वो बैंक के साथ डिसाइड कर सके डिपॉजिट एंड लैंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखेगा। और दूसरी बात के थोड़े सर्टेन कंडीशन भी उनको दी गई, जिससे वो ये सब कुछ अप्लाई कर सके। और प्रैक्टिस जो है ये पहले होती नहीं थी, जो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्लाई की है बैंक के ऊपर, तो ये अच्छी तरीके से अप्लाई हो चुकी है और बहुत सारी नई नई बैंकें मार्केट में आ रही है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है प्राइवेटाइजेशन, उसका मीनिंग बताया गया है। तो प्राइवेटाइजेशन जो है उसका मतलब यही होता है कि पहले जो पब्लिक सेक्टर के हाथ में जितनी भी अथॉरिटी थी उसका प्राइवेट सेक्टर को ओनरशिप आप प्रोवाइड कर देते हो, मतलब कि आप ट्रांसफ़र कर देते हो। दूसरी यहाँ पे दूसरा वर्ड में भी बात की गई है कि प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट इनटू प्राइवेट फर्म्स, उसको भी क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कंसेप्ट हमें समझना है प्राइवेटाइजेशन का। तो जो 1991 के बाद ये अप्लाई किया गया कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो है प्राइवेटाइजेशन को एक्सेप्ट किया गया, उसका रिजल्ट ये है कि पब्लिक सेक्टर का जो रोल है बदल गया पूरा। कंटिन्यूस लॉस मेकिंग यूनिट जो थे उनका स्ट्रक्चर बदल दिया गया और बाकी जो बचे थे उनको बंद कर दिया गया। मैनी पब्लिक सेक्टर जो है उसको ऑफर दी गई कि वो जनरल पब्लिक सेक्टर में शेयर जो है कन्वर्ट कर दे, या तो अपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाए। जब शेयर उसके बेचने ले गए, मतलब बेचने शुरू हो गए और प्राइवेट एंटरप्राइज जो आगे बढ़ी, उसको बोला गया प्राइवेटाइजेशन।
नेक्स्ट स्लाइड में ये है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो खामियां जो थी उसके कितने रीज़न थे, तो यहाँ पे 6 रीज़न बताए गए हैं। एक तो पहला आ रहा है ब्यूरोक्रेसी, मतलब कि नौकरशाही जो है उसी के हिसाब से अपने यहाँ पे स्टेटस पोजीशन रही हर एक लेवल पे। ऑफसेल टेक्नोलॉजी है, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी कोई खास नहीं थी। राइजिंग करप्शन बढ़ रहा था। ब्रीबेरी, मतलब कि यहाँ पे रिश्वत देखने को मिलती है। एब्सेंस ऑफ द अकाउंटेबिलिटी, कोई हिसाब नहीं था। ग्रोविंग इन्फ्लुएंस ऑफ द लेबर यूनियन जो है उसका संघ जो है उसका बढ़ रहा था, मतलब सबकी सोच अलग अलग थी। और पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, मतलब कि हर जगह पॉलिटिकल रुकावट, राजकारण की जो रुकावट जो थी उसकी की वजह से किसी का काम है वो अटके पड़े थे और इंडस्ट्री जो है आगे बढ़ पा रही नहीं थी। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। सबसे पहला आ रहा है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होने लगा, गुड्स एंड सर्विस जो है उसकी क्वालिटी जो है वो देखने को मिली, मार्केटिंग सिस्टमेटिक होने लगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ा, हायरार्चिकल सेटअप जो था और अकाउंटेबिलिटी बढ़ी, कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो है क्रिएट होने लगा, रिसर्च और डेवलपमेंट में एडवांटेज मिला, मॉडर्नाइजेशन और इनोवेशन में भी एडवांटेज देखने को मिला, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होने लगा और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो थी वो अवेलेबल होने लगी। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है ग्लोबलाइजेशन। तो उसका मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई भी कंट्री अगर परमिट करती है फॉरेन कंपनी को अपने डोमेस्टिक एरिया में बिजनेस करने के लिए, और दूसरी बात ये भी अलाउ करती है कि खुद के बिजनेस पार्टनर को, मतलब खुद के कंट्री में जो बिजनेस कर रहे हैं उनकी जो कंपनी होगी उनको बाहर, मतलब कि फॉरेन में जाके अलाउ करे, तो उनको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट में ये बात कहा कि अगर बिजनेस और इंडस्ट्री का अगर हमें डेवलपमेंट करना है पूरे दुनिया में, तो इसमें अरेंजमेंट करनी ज़रूरी थी और इंटरनेशनल लेवल पे ये कोई ऐसी इंडस्ट्री या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप होना ज़रूरी था। तो रिजल्ट ये बना कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सामने आई। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है यही एफर्ट करती है जिससे बिजनेस का डेवलपमेंट हो रहा है और ट्रेड जो है पूरी दुनिया में अभी बढ़ गया है। नेक्स्ट उसमें यह बताया कि जो WTO, मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन थे जिसको बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, तो गेट जिसको बोलते हैं, इंडिया ने भी उसको एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो उसके पहले पॉइंट की बात करते हैं तो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन जो है बढ़ता नजर आया, कंपटीशन जो है देखने को मिली, जैसे कंज्यूमर प्रोडक्शन भी बढ़ा, साथ में टेक्निकली जो है प्रोडक्ट को अपग्रेड किया गया और वो भी इकोनॉमिकल वे से उसको ये प्रोडक्ट हासिल होने लगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है उसकी अपॉर्चुनिटी बढ़ने नज़र आई। और फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे ये बताया गया कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी और सर्विस जो है वो लो प्राइस में कंज्यूमर को मिलने लगी। सिक्स्थ पॉइंट इसमें यह आ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो थी उसका जनरेशन जो है कंट्री के अंदर जल्दी से होने लगा। एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ा और साथ साथ में एजुकेशन जो है वो स्प्रेड भी होने लगा। साथ में न्यू इंडस्ट्री है उसका सेटअप जो है वो इजी हो गया। पूरी दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज बन के रह गया। और फ्रीडम जो है पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी, मतलब कि जो नौकरशाही थी उसमें से फ्रीडम मिलने लगी और रेड टेपिज्म होने लगा। नेक्स्ट उसमें आ रहा है नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो मार्केट का सेटअप जो था उसकी अरेंजमेंट जो थी वो डिफ़िकल्ट कॉस्टली होने लगा। जो प्रोडक्शन जो था लग्जरियस गुड का और सर्विस का वो बढ़ने लगा और उसमें कॉस्ट भी बढ़ा। नई नई प्रॉब्लम जो है मार्केट में देखने को मिली। ह्यूमन मेंटेलिटी जो है वो भी बदलने लगी। इनइक्वालिटीज़ जो है इनकम में वो देखने को मिली और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो है वो इनइक्वालिटी देखने को मिली। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है उसका नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में फिफ्थ पॉइंट। तो इकोनॉमिक सिचुएशन जो थी एक देश के दूसरे देश में जल्दी से फैलने लगी। उसका मतलब ये हुआ कि एक देश की पूरी जानकारी जो है वो दूसरे कंट्री को जल्दी से पता चलने लगी। कंपटीशन जो है इथिकल वैल्यू का कॉस्ट जो है वो बढ़ा। फिर लार्जर, मतलब बड़ी कंपनी जो थी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने लगा और सामने जो छोटी छोटी कंपनियां उभर के आ रही थी उनको तो सर्वाइव करना भी मुश्किल हो गया। जब एजुकेशन का जो स्प्रेड होना था वो रिलेटिवली लेस देखने को मिला जितना डेवलपमेंट हो रहा था, उसी की वजह से जो एम्प्लॉय जो था वो कमज़ोर नज़र आया कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर, जो मतलब कि उसकी एबिलिटी जो थी वो इतनी ज़्यादा थी नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है मल्टीनेशनल कंपनी शो द मोर लॉयल्टी टू देयर होम कंट्री रादर देन द होस्ट कंट्री। मतलब कि मल्टीनेशनल कंपनी जो है उसने होम कंट्री को ज़्यादा पसंद किया और वहाँ पे उसका बिजनेस सेटअप को आगे बढ़ाया। इंटरनेशनली रिनोवेड कंपनी जो थी इन्फ्लुएंस द मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री विच इज सुटेबल टू देम बाय कोलैबोरेटिंग विद द पॉलिटिकल पार्टीज। इंटरनेशनली जो कंपनियाँ आगे बढ़ रही थी उनको दूसरे कंट्री में बिजनेस करने के लिए वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी कोलैबोरेट करना पड़ता था। मतलब कि सीधी बात है, थोड़ी लांच या तो रिश्वत जो है देनी पड़ती थी। ये ग्लोबलाइजेशन का एक नेगेटिव पॉइंट था, नेगेटिव इफेक्ट में ये कंसिडर हुआ। तो ये था स्टूडेंट आपका चैप्टर। यहाँ पे हमने तीनों की डिस्कस की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और यहाँ पे चैप्टर भी खत्म हुआ और साथ में आपका सिलेबस भी खत्म हो गया। अगर कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। और दूसरी बात कि इसका रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो थैंक यू ऑल।